सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल है प्रोविडेंट फंड को लेकर यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट कल्चर है नहीं, प्राइवेट मुलाजमीन कम हैं, लेकिन जितने भी हैं उनकी जो कॉर्पस सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं आप पे निर्भर है। तो क्या सूरत हाल है? दोनों पे फोकस रखते हुए, बैलेंस करते हुए, क्योंकि यहाँ अभी भी जम्मू कश्मीर पीएफ एक्ट के जो लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर जेकेपीएफ ईपीएफओ जिस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, वो हमारे पास मर्ज नहीं हो पाए हैं, उनके वर्कर्स अभी नहीं। तो हम 1/3 ऑफ स्टाफ पे काम कर रहे हैं। और जगह भी इरकॉन की मीटिंग बनिहाल में भी ली है, इरकॉन की मीटिंग मैंने संगलदान में भी ली। और ये लगातार जब हम दौरा करते हैं और जब सेंसिटाइज करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, तो वो लोग जब अपनी तरफ से आगे कार्रवाई करते हैं तो इसका असर ये होता है कि एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ जाती है और कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो ये जो है 1200 रुपये मात्र अगर पैसा कटा और जीवन पर्यंत आपको 5000 के करीब 4000 जो भी पेंशन बनती है ये मिलती रहे परिवार को। अच्छा, आपने इन पर्सन मीटिंग्स भी बड़ी शुरू की। हमने देखा है कि रोज़ आप अपने दफ्तर में जो है लोगों से मिलते हैं, उनसे पर्सनली जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो ईपीएफ के दफ्तर में आए हैं तो उसका कारण क्या है, और कोशिश करते हैं कि उनके जो इश्यूज़ होते हैं उनका रिड्रेसल भी करते हैं। तो ये किस तरह से आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं? द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फहीम। 1951 से प्रोविडेंट फंड की शुरुआत हुई और तब से लगभग अभी तक 15 बार प्रोविडेंट फंड के कानून में जो है वो तरमीम की गई। और प्रोविडेंट फंड की बात करें तो किसी भी सरकारी प्राइवेट मुलाजिम के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला, अगर हम सिक्योरिटी के एतबार से बात करें तो इमरजेंसी कॉर्पस, सिक्योरिटी कॉर्पस के तौर पर जो है प्रोविडेंट फंड को जो है वो माना जाता है। आज हमारे साथ रीजनल कमिश्नर प्रोविडेंट फंड रिजवानुद्दीन साहब हैं और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पिछले लगभग 1 साल से देख रहे हैं। अपनी सादगी के लिए जाना जाते हैं और आज भी यानी 21वें सदी में भी एक ऐसे ऑफिसर हैं जो अपने दफ्तर आज भी साइकिल पर जाते हैं। रिजवानुद्दीन साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। रिजवान साहब, पिछले लगभग 1.25 साल से आप प्रोविडेंट फंड को देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल है प्रोविडेंट फंड को लेकर यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट कल्चर है नहीं, प्राइवेट मुलाजमीन कम हैं, लेकिन जितने भी हैं उनकी जो कॉर्पस सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं आप पे निर्भर है। तो क्या सूरत हाल है? देखिए, हमारा 1.25 साल का जो सफ़र है इसमें 2 एस्पेक्ट जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो सर्विस डिलीवरी और कवरेज एंड कंप्लायंस, दोनों पे फोकस रखते हुए, बैलेंस करते हुए, क्योंकि यहाँ अभी भी जम्मू कश्मीर पीएफ एक्ट के जो लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर जेकेपीएफ ईपीएफओ जिस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, वो हमारे पास मर्ज नहीं हो पाए हैं, उनके वर्कर्स अभी नहीं। तो हम 1/3 ऑफ स्टाफ पे काम कर रहे हैं। तो टोटल 35 से 36 लोग हमारे पास हैं जिनके को तीनों ऑफिसेज में हमने बांटा हुआ है और मैक्सिमम वर्क जम्मू से होता है। तो यहाँ पे एक तो जो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि फ्लेक्सी आवर्स में हम लोग काम कर पा रहे हैं। सर्विस डिलीवरी, हमारी एक टीम है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट्स, उसमें मेजॉरिटी हैं, बाकी कुछ अकाउंट्स अफसर भी हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया। और सुबह में जब सिस्टम हमारा थोड़ा सा फास्ट होता है, रिलेटिवली काफ़ी फास्ट होता है, मैं कहूँगा कि उस वक्त ये लोग आके काम को तेज़ी से काम कर पाते हैं, जो कि वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम शॉर्टेज ऑफ मैन पावर होते हुए भी उसको मैनेज कर रहे हैं। और ये 1.25 साल से हम लोगों ने एक बड़ी उपलब्धि, मैं कहूँगा कि एक टीम हमारी बन चुकी है। दूसरा जो है कंप्लायंस करवाना, फील्ड मशीनरी कम होने की वजह से फील्ड का स्टाफ कम है और क्योंकि वो लोग भी क्लेम्स में ही इन्वॉल्व हैं, क्लेम्स का प्रेशर है, सर्विस डिलीवरी का, तो लोगों को कम्युनिकेट कर पाना। और एक अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी ज़रूर रही, क्योंकि ये ईपीएफ एक्ट नवंबर 2019 से ही लागू हुआ है।
इंश्योरेंस स्कीम और पेंशन के बेनिफिट्स हमने दिए हैं अभी लोगों को रिसेंटली, जहाँ पे 70,000 मैक्सिमम इंश्योरेंस का बेनिफिट हुआ करता था, वो अब बढ़कर 7 लाख मैक्सिमम हो गया है। पेंशन पहली बार 2019 से आई है। तो ये बातें लोगों तक पहुंचाना और लोगों को पीएफ भरने के लिए प्रेरित करने के लिए हमने कॉल सेंटर कॉन्सेप्ट पे काम किया यहाँ लगातार। और हमारी एक टीम है 5-6 लोगों की, आउटसोर्स्ड एम्प्लॉई हैं ज़्यादातर उसमें, वो लगातार इस पे काम करते हैं और सैटरडे को भी काम होता है। बाकी लद्दाख से अलग से फॉलोअप होता है, जब कश्मीर से अलग से। उसका रिज़ल्ट ये है कि एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है जिस पे मेरा पर्सनल फोकस रहता है, वो कैसे बढ़ रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट की इनकम बढ़ रही तो बाकी अकाउंट्स की भी इनकम बढ़ती है रिलेटिवली, और वो इंडिकेटर है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़े हैं और एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं हमारे साथ। तो ये मैं आपको बताऊं कि इस महीने, जो पिछले महीने सितंबर माह का जो पैसा जमा, अगस्त का पैसा जो सितंबर में जमा होना था, अगस्त में जो सैलरी डिसबर्स हुई उसका पैसा सितंबर 15 तक जमा हो जाना चाहिए था। तो वो पैसा जो है वो हमारा अकाउंट 2 में पहले जो है मैक्सिमम मई में 75 लाख गया था जम्मू का जी। ये इस माह में जाके बढ़कर 77 लाख हो गया है। तो लगभग 2 लाख की बढ़ोतरी। तो ये है ओवरऑल जो है एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है ये, जबकि एवरेज हमारा जो रहा होगा वो 74 लाख से नीचे ही रहा होगा। तो ये इनकम की बढ़ोतरी इंडिकेटर है कि इन 3 महीनों में, पिछले महीने में बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस हुई है जी। कश्मीर में 35 लाख की इनकम है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, मैं उसको आंक रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो रिलेटिवली पिछले माहों के मुकाबले में ठीक है। और लद्दाख में भी इनकम पहले 1 लाख ही हुआ करती थी, मैक्सिमम 1 लाख के आसपास होती थी, वो अब बढ़कर 2 लाख हो गई है। तो ये हमारे लिए संतोषजनक बात है कि हम टोटल 1 करोड़ 14 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में जमा हुआ जी। जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं। और हम इसमें, हमारी स्ट्रैटेजी है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को सेंसिटाइज करना। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो रियासी में मैंने एक मीटिंग ली थी जी। और जगह भी इरकॉन की मीटिंग बनिहाल में भी ली है, इरकॉन की मीटिंग मैंने संगलदान में भी ली। और ये लगातार जब हम दौरा करते हैं और जब सेंसिटाइज करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को, तो वो लोग जब अपनी तरफ से आगे कार्रवाई करते हैं तो इसका असर ये होता है कि एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ जाती है और कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। जी। अच्छा, हाल ही में हमने देखा आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इन पर्सन कांटेक्ट आपका बहुत ज़्यादा है। कश्मीर का दौरा भी आप करके आए हैं, लेह लद्दाख आप होकर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं है, या कोई आपको ऐसा भी लग रहा है कि शायद जानबूझ के लोग जो है वो ऐसा करते हैं? नहीं, कुछ तो देखिए, मैं कहूँगा कुछ महकमे, जैसे गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं, वहाँ इसके बारे में ये नवंबर 2019 से ही पीएफ एक्ट, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट जो है जेएनके में लागू हुआ। तो अवेयरनेस तो शर्तिया नहीं रही है उस हिसाब से जितनी होनी चाहिए। और हालांकि इस पर लगातार नवंबर 2019 से हमारे प्रीडिसेसर मिस्टर प्रशांत रहे, उन्होंने बहुत काम किया इस पे और मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन पर्सनली विज़िट करने से, जैसे ये हमारी सेंट्रल पीएफ कमिश्नर मैडम नीलम शमी राव मैम हैं, उनका ये मानना था कि हम डीसीज के थ्रू जब हम लोगों से जुड़ेंगे तो ये बड़ा काम हो जाएगा। और ये बात मैंने देखी कि उनका अनुभव जो भी है, उन्होंने जो ये उनका एक पर्सनल इंडिकेटर हमारे लिए था और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे जब इस पे रुचि दिखाई, और मैंने लगभग सभी डीसीज जहाँ जहाँ मैं जा सकता था, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे हम विजन 2047 के तहत हमको संपर्क करना था, वहाँ की समस्याएं सुननी थी। तो सबसे पहले अभी इस दौरे में मैंने बडगाम ज़िला है, वहाँ पे डीसी और कार्यालय में सभी सरकारी अधिकारियों को बुलाया और उनसे बातचीत हुई और बड़ा ओवरवेलमिंग जिसको कहते हैं कि स्वागत किया लोगों ने, और इस बात को माना, अप्रिशिएट किया कि ये बहुत ज़रूरी है सामाजिक सुरक्षा सभी वर्करों के लिए। तो वहाँ पे मीटिंग हुई। उसके बाद एक बारामूला ज़िले का एक पार्ट है गुलमर्ग, वहाँ पे होटल्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लोगों को बुलवा के बातचीत हुआ जिसके परिणाम आप आगे देखेंगे कि सुधार होता हुआ दिखाई देगा। फिर हमने एक और ज़िला है अनंतनाग, जो कि इट्स नॉट अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बट अनंतनाग में भी काफ़ी सेंसिटाइजेशन किया, 2 जगह पे, पहलगाम में भी और अनंतनाग ज़िला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीसी कार्यालय में किया गया। इसके बाद लेह और कारगिल, दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, और कारगिल खासकर बहुत सुदूर एरिया है और जहाँ पे बाय रोड ही जाया जा सकता। तो ये दौरा मेरा बाय रोड ही था, मैं फ़्लाइट से नहीं गया। तो उसका ये असर हुआ कि
काफ़ी कर्मचारी जो है इससे जुड़ रहे हैं, सारे सरकारी अधिकारी अब सेंसिटाइज हो गए हैं। स्कूलों में जहाँ तक वहाँ पे कारगिल में थोड़ा सा लॉ को लेके, लेह में भी थोड़ा सा अलग एक कल्चरल थोड़ा सा गैप जिसको कहूँगा, या हमारी प्रेजेंस नहीं होने से वहाँ पे इनिशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को एजुकेट करने की जी। तो वो लोग अब समझ गए इस बात को कि नहीं, ये इसको भरना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। और प्रोविडेंट फंड को कोर्ट भी सैलरी से भी ऊपर मानता है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि एक दिन भी किसी कर्मचारी ने काम किया है अगर जी। और उसका पेंशन फंड में पैसा जमा हो गया, तो इन द इवेंट ऑफ डेथ अगर वर्कर की मृत्यु हो जाती है, परिवार को, विधवा को जीवन पर्यंत पेंशन का प्रावधान है। मैं आपको टनल एक्सीडेंट जो रामबन में हुआ वहाँ का एग्जांपल दे रहा हूँ कि सरला प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जी। उसमें 2 लोग लोकल भी थे, 10 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 2 लड़के लोकल थे पंथियाल गांव के, और वो दोनों ही 5 मई को उन्होंने ज्वाइन किया। दोनों परिवारों में 3 बच्चे हैं और विधवा हैं, तो मतलब वाइफ को पेंशन मिलेगी जीवन पर्यंत और तीनों बच्चों को पेंशन मिलेगी अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो 25 साल तक की आयु तक के बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी जब तक वो बच्चे 25 साल के नहीं हो जाते। तो ये जो है 1200 रुपये मात्र अगर पैसा कटा और जीवन पर्यंत आपको 5000 के करीब 4000 जो भी पेंशन बनती है ये मिलती रहे परिवार को। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के वर्कर जो यहाँ पे ख़तरा है, काफ़ी लोग रिस्क एरिया में काम करते हैं, आपने देखा होगा शूटिंग स्टोन्स का अक्सर रोड्स पे काम देखते रहते हैं, पहाड़ों पे गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या टेम्परेचर की वजह से, हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो डिसेबलमेंट पेंशन का भी प्रावधान है। तो इस तरीके की चीज़ें सोशल सिक्योरिटी का अगर लाभ दे रहा है कोई एम्प्लॉयर अपने वर्कर को, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए ही हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इन दौरों का ये फ़ायदा ये हुआ कि मीडिया ने इसको अच्छे से कवर किया, अखबारों में आया, तो काफ़ी जागरूकता बढ़ी होगी। और लद्दाखी में हमारी एक डीओ ने इंटरव्यू दूरदर्शन के माध्यम से दिया, मैंने रेडियो में भी प्रोग्राम्स किए, लेह से भी किया, कारगिल से भी किया, और आपके यहाँ भी आज हम हैं। तो ये बातें जब तक दूर तक जाएंगी तो बहुत भला होगा लोगों का, और वी आर ओपन टू एवरीबडी। मैं ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी कर्मचारी हमसे जुड़ना चाहें तो एक व्हाट्सएप नंबर है, आपको शायद आपके माध्यम से पहले भी बताया, 600-6567-049 600-6567-049 पे आप हमसे संपर्क व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, तो उसका हम जवाब देंगे। रिजवान साहब, व्हाट्सएप का आपने जिक्र किया, यकीनन आप टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रहे होंगे, और इतना बड़ा आउटरीच जब हो, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इतनी टफ टोपोग्राफी, तो क्या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और पिछले 1 साल में कितनी टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है और कितना बेनिफिट आपको हुआ है उस टेक्नोलॉजी का? देखिए, हमारा तो EPFO इंडिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में कहा जा सकता है कि जो IT का फुल यूज़ कर रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है। हमारे सारे क्लेम फॉर्म ऑनलाइन है, पैसा जो जमा होता है ECR इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न के माध्यम से जमा होता है, तो हर चीज़ ऑनलाइन है। और जो भी एक जॉइंट डिक्लेरेशन का एक हमारा प्रपत्र होता है फॉर्म, वो अगर फिज़िकली भरना पड़ता है, लेकिन उसको भी हम ईमेल के माध्यम से मंगाते हैं और व्हाट्सएप पे भी मंगा के लोगों का हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ इस तरीके से हो रहा है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर जम्मू में बेस्ड है जी, लेकिन लद्दाख के लोग भी इस पे हमें संपर्क करते हैं और श्रीनगर के भी, और लगातार फ़ोन आते रहते हैं। अभी भी मुझे पर्सनली भी लोग कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैं डिटेल्स मंगाता हूँ जी। तो इसका फ़ायदा व्हाट्सएप का, मोबाइल का और IT इनेबल्ड सर्विसेज का सभी लोगों को फ़ायदा हुआ है। लोग इसको बहुत आसानी से समझ रहे हैं। अब जैसे कोई एम्प्लॉयर सुदूर इलाके का है और उसको यूज़र ID या पासवर्ड का इशू आता है, या उसको चालान भरने में दिक्कत आ रही होती है, तो हम उनको एनी डेस्क पे लेके जी भी उनसे उनके सिस्टम को जोड़ के अपने यहाँ से ही हमारी PA हैं वो हेल्प करती हैं, और अधिकारी हैं वो हेल्प करते हैं। फिर हम वेबिनार्स करते हैं, हर हफ्ते तीनों कार्यालय से वेबिनार्स होते हैं, तो वेबिनार्स के माध्यम से पूरी जानकारियाँ दी जाती हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं लोगों से। इसका फ़ायदा ज़रूर लोगों को मिलेगा, और आप इसका फीडबैक मार्केट से ले सकते हैं, पब्लिक से भी बात करें, आप लोग जाके देखें कि उनकी और क्या अपेक्षाएं हैं,
हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने इन पर्सन मीटिंग्स भी बड़ी शुरू की। हमने देखा है कि रोज़ आप अपने दफ्तर में जो है लोगों से मिलते हैं, उनसे पर्सनली जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो ईपीएफ के दफ्तर में आए हैं तो उसका कारण क्या है, और कोशिश करते हैं कि उनके जो इश्यूज होते हैं उनको उनका रिड्रेसल भी करते हैं। तो ये किस तरह से आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये वक्त जो है, इस हम जिस एरा में जी रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में, ये हमेशा गांधी जी ने भी कस्टमर के ऊपर एक कोट दिया हुआ है कि अ विजिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर प्रेमाइसेस। हम उनसे हैं, हमसे वो नहीं है। अगर हम अपने कस्टमर का ध्यान नहीं रख पाते हैं या उनके फीडबैक या उनकी अपेक्षाओं को जानते नहीं हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले समय में कम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। हम कस्टमर जिसके लिए एक सर्विस डिलीवरी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने पहले फेलियर्स देखे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा कि एक जैक मा साहब हैं, वो आप जानते हैं, चाइना के वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड एज अ बिजनेसमैन, हेल्प पीपल। तो ये वाली बात दिमाग में रखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे प्रेमाइसेस में आया उसका काम सही तरीके से हो। जब हम व्यक्तिगत तौर पे, मैं खुद जब सुन लेता हूँ तो उसका असर ये होता है कि वो कोशिश ये की जाती है कि या तो सेम डे या नेक्स्ट डे तक उसको एक बार रिकॉर्ड में ले लिया जाता है, तो हम उसके पीछे पड़े रहते हैं कि ये काम होना ही होना है। तो जब कस्टमर दूर से आता है और उसका काम हो जाता है तो वो सेटिस्फाई होके जाता है, तो ही हमको लगता है कि हाँ, ईपीएफओ एक ब्रांड की तरह सर्विस डिलीवरी के क्षेत्र में, जो हमारे उच्च अधिकारियों का भी ध्येय, हमारे एडिशनल कमिश्नर के.एल. तनेजा साहब हमेशा तत्काल सेवा पे उनका हमेशा फोकस रहता है। सेंट्रल कमिश्नर बहुत ज़्यादा कंसर्न है इन चीज़ों को लेके, और पर्सनली भी मेरे पास कुछ ग्रीवेंस है जिनका लगातार लेह में जब मैं था फॉलो अप हुआ एक मैटर में, और वो मैंने फ़ोन पे अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को डायरेक्शन दिया और वो काम हुआ। ट्रांसफ़र का एक मैटर था, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कोई एम्प्लॉई थे, उनके ट्रांसफ़र में कुछ इश्यूज़ थे, सर्विस उनकी पेंशनरी सर्विस को हटा के कुछ उसमें काम करना था। तो वो काम हुआ, अंजाम तक पहुंचा। जब केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पर्सनली खुद इंटरेस्टेड हों इस तरीके से, जबकि उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद छोटे छोटे चीज़ों को वो भी, जब उच्चतम अधिकारी का इस तरीके का अप्रोच होता है, तो हम लोग सभी लोग एज अ टीम काम करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी टीम और सुदृढ़ होकर एक टीम भावना के साथ काम करती रहेगी। और जो इन्होंने फ्लेक्सी आज का मेरी टीम ने काम शुरू किया, वो एक उदाहरण है पूरे, क्योंकि स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के लिए वो पिलर है, बेसिक पिलर है। आपने देखा होगा कि एक दुकान का नाम है यहाँ पे 7 से 11। नॉर्मली 7 से 11 मतलब इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट अगर हम उसको गहराई से सोचें तो, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ 6 से 12 हम कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ 6 बजे भी लोग आके काम करने की परमिशन है। यू कैन कम एट 6 एंड देन गो बैक। लोग आते हैं। आज भी एक कर्मचारी हमारे 6 बजे आए हैं, उन्होंने काम किया, अभी वो अपने घर पे होंगे, लंच के लिए गए होंगे। वो आके फिर जब सिस्टम की स्पीड फास्ट होगी तब काम करेंगे। तो एक तो कस्टमर को फास्ट सर्विस डिलीवरी की जो स्पीड है उस पर भी काफ़ी कुछ आपकी डिपार्टमेंट की जो है सार्थकता निर्भर करती है। और लगातार इम्प्रूवमेंट करना, कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करना, ये बड़ी ज़रूरी बात है। तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चैलेंजेस में काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। हर तरह के इश्यूज़ यहाँ आते हैं, ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो और कार्यालयों में नहीं होते। अभी भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जो हम अपने नेशनल डेटा सेंटर से टेकअप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें रहेंगी लगातार। रिजवान साहब, आपने ग्रीवेंस का जिक्र किया, और वो लोग जो नज़दीकी वेसिनिटीज़ में रहते हैं वो आप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों से जो लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहें, जिनका कोई ग्रीवेंस हो, व्हाट्सएप के अलावा और क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए, व्हाट्सएप एक आसान तरीका है, आपके माध्यम से बात कर सकते हैं। हमारे पास टेलीफोन लाइंस पे भी कॉल आती हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके थ्रू बात कर सकते हैं। यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग भी हम तक बातें पहुंचाते हैं। अपने एम्प्लॉयर के थ्रू बात कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो भी दूर दराज के लोग हैं वो जहाँ तक व्हाट्सएप कर सकें। व्हाट्सएप एक अपने आप में
बड़ा माध्यम है। व्हाट्सएप मैसेज आजकल बच्चे भी कर लेते हैं, तो उनसे आप लिखवा दें अपनी बात, सिर्फ अपना यूनिवर्सल नंबर लिख दें। फ़ोन पे व्हाट्सएप आ जाने के बाद मैं खुद कई बार पर्सनली कॉल करता हूं लोगों को। जिस नंबर से व्हाट्सएप आया था उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं देखता हूं तो मैं कॉल भी कर लेता हूं कि आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ या क्या इशू है। तो ये भी हम करेंगे। तो आप इस नंबर को ज़रूर याद रखें, 6006567049, इस पर संपर्क करें। और बाकी व्यक्तिगत तौर पे जब भी आना चाहें, हमारा कार्यालय में ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, मैं खुद ही बुलवा लेता हूं लोगों को, तो लोग पीपल कैन कम एंड अप्रोच अस। जो अच्छा, टैक्स बेनिफिट्स भी हैं इसमें, थोड़ा सा उसके बारे में भी रोशनी डालेंगे? देखिए, बेनिफिट्स तो आपको मैं कहूँगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ 8.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि नॉर्मली बैंक डिपॉजिट में नहीं मिल पाता है। तो वो एक बड़ी चीज़ है। और मंथली रनिंग बैलेंस पे तो कई लोग जिनके पास कॉर्पस अच्छा है वो अभी भी पैसा रखे हुए हैं अपना, निकालते नहीं है वो, तो उनको एक बेनिफिट तो है और इन्वेस्टमेंट होता है। जी कमिश्नर साहब, बिल्कुल आखिर में एज ए कमिश्नर प्रोविडेंट फंड क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं अभी संदेश यही देना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं और जिनके यहाँ वर्कर हैं, या तो आउटसोर्स वर्कर हैं, और स्कूल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं खासकर, जो कि सड़क पे काम कर रहे हैं, जहाँ मैंने अभी कोशिश की है, मेरे पास शिकायतें भी आई हैं कुछ, और वैसे भी। तो उन सभी से निवेदन है कि वो बड़ा काम कर रहे हैं, उनको अच्छा रकम भी उस प्रोजेक्ट में मिल रही होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी राशि होती है। 12% अपने वर्कर का उन्होंने प्रोविडेंट फंड जमा करना होता है अपनी तरफ से, बाकी 12% एम्प्लॉई की। चल, तो जो भी हाई रिस्क एरिया में काम कर रहे हैं, खासकर NHIDCL और NHAI के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और रेलवे प्रोजेक्ट्स के, ये लोग, इनके जो भी वर्कर छूट गए हैं, मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं खुद साइट्स पे जाके, मैंने मेगा इंजीनियरिंग करके एक कंपनी है, मैं नाम ले रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली, वो टनल्स का काम कर रहे हैं जोजिला पे, और उनके कई वर्कर्स मेरे को ऐसे मिले हैं जो, जिस पे हम चिट्ठी भी भेजेंगे, उन्होंने PF नहीं जमा किया, खासकर सब कॉन्ट्रैक्टर्स का। तो ऐसे लोगों को हम वैधानिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैं पत्र भी प्रेषित करूँगा, जो भी संबंधित उनके विभाग हैं, NHIDCL हो गया, कंसर्न DC के थ्रू भी हम एक्शन लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन वर्कर्स का लाभ जो उनको सोशल सिक्योरिटी का वो दिलवाएं, उनको पीछे ना रहें, क्योंकि अगर इस पे कोई वैधानिक कार्रवाई होगी तो लाइबिलिटीज़ बनेंगी, पेनल्टीज़ भी लग जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एम्प्लॉयर से कि जो भी वर्कर छूट गए हैं, कृपया उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ दें, क्योंकि ये बहुत बेनेवोलेंट स्कीम है, बहुत महत्वपूर्ण है। पेंशन और इंश्योरेंस का राइट देना, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जो कि नई स्कीम आई है पेंशन स्कीम। ये पहले पेंशन का कोई प्रावधान ही नहीं था यहाँ पे। इनका लाभ ज़रूर दें अपने वर्कर्स को, ताकि वर्कर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़े, उनका हैप्पीनेस भी ठीक रहे, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे। बाकी हमसे कोई भी सेवा या गाइडेंस आपको चाहिए, वी आर रेडी टू हेल्प यू। जी कमिश्नर साहब, आपकी बात को जो है एक शेर के साथ ख़त्म करूंगा। कहते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। आपने हमें कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फ़हीम साहब, शुक्रिया। तो ये थे रिजवानुद्दीन साहब, जो कि कमिश्नर हैं प्रोविडेंट फंड के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, और इनके दरवाजे आपके लिए बिल्कुल खुले हैं। प्रोविडेंट फंड के हवाले से अगर आपका कोई भी मसला है, आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो प्रोग्राम में हमने बार बार दोहराया, उस पर आप जो है अपना मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका दफ्तर जो है वो जम्मू में है, रेल हेड कॉम्प्लेक्स में। आप कभी भी वर्किंग आवर्स में बगैर छुट्टी वाले दिन जो है वो जाके आप इनसे मिल सकते हैं, इनके अपने मसले का जो है वो इजाला भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।